आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। स्टार्ट करेंगे। सविता जी, सभी अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। 1 मिनट पहले आपका जरा टेस्ट ले लें हम। चलिए, जो हमारे सिस्टम है वो बोलेंगे। 11 सिस्टम है, उनको सिस्टमैटिक बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं? स्टार्ट करेंगे। जी मैम, ये हमारे 11 सिस्टम होते हैं। पहला है स्केल सिस्टम, कंकाल तंत्र। दूसरा है मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र। और स्किन सिस्टम, त्वचा तंत्र। और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। और नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन अंतःस्रावी तंत्र। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। और सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। एक्सक्रीटोरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। और लास्ट का है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। बोलेंगे अनिमा जी। मैम, पहला है कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, त्वचा तंत्र, दिमाग पर हाथ रखिए। तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र, लसिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र। प्राची बोलेंगे। हेलो प्राची। हाँ जी मैम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राची, आप कैसे गलत कर रहे हैं? आपने तो अभी 10th में सारे सिस्टम पढ़े हैं।
ये सब लोग तो पढ़े हैं, इन्होंने नहीं पढ़े हैं। 10th में पहले साइंस नहीं था, 8th तक ही साइंस पढ़ा है, वो भी बस हिंदी फॉर्म में, ठीक है, कुछ डेप्थ में नहीं पढ़ा है। आप सबने 10th में जनरल साइंस तो सबका सब्जेक्ट है। अब ध्यान से सुनना प्राची, फिर बोलना। चलो सविता जी आप बोलेंगे। कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, मांसपेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, त्वचा तंत्र, स्किन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, अंतस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, और उसका दूसरा नाम इम्यून सिस्टम, और रक्त परिसंचलन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, यूरिनरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलेंगे हिंदी में? एक्सक्रीटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को जब सबके इंग्लिश हिंदी बोले, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र यूरिनरी सिस्टम, प्रजनन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए परमेश्वर जी बोलेंगे। परमेश्वर जी ने लेफ्ट। कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, त्वचा तंत्र, अंत तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र, लसिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र। वेरी गुड, बिल्कुल धारा प्रवाह बोला है परमेश्वर। मैडम आवाज नहीं आ रही मेरे। कुछ कह रहे हैं परमेश्वर जी? 1 मिनट वापस। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो परमेश्वर जी। अच्छा, वापिस में परमेश्वर जी लेफ्ट हो गए, हो सकता है जुड़े रहा। चलिए अब आते हैं, नेक्स्ट बोलेंगे सुमन जी। मैडम एक मिनट, हाँ बोलेंगे परमेश्वर जी। कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, त्वचा तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र, श्वसन तंत्र, लसिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र। वेरी गुड। ऐसे ही पूरे लयबद्ध तरीके से दिमाग में रखना है, ठीक, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो कुछ पढ़ने का फायदा नहीं है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। मैडम ऐसे तो याद रहते, अपन देख देख के बोलते हैं ना, तो मतलब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऐसे तो दिमाग में रहता है। जो चीजें हमें हमारे अनुभव का हिस्सा बन जाए, एक मिनट परमेश्वर जी म्यूट करेंगे। जो चीजें हमारे अनुभव का हिस्सा बनती हैं वही हमारे काम की है, ठीक। नहीं तो आज तक आपने इतना पढ़ा, अगर सब काम का होता तो फिर आपकी लाइफ कुछ और दिखाई देती, ठीक है। पढ़ना वही है। मान लो हम डेली योग के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारा शरीर खुद का सही नहीं है, तो इसका मतलब है कि योग हम पढ़ रहे हैं और खुद पर हम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी पढ़े उसको हम खुद पे अप्लाई करें। अब मान लो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ना अपने सिस्टम पता है, ना ऑर्गन पता है, ना ग्लैंड्स पता है, ना हार्मोन्स पता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी बीमारी किस कारण से होती है, कौन से अंग में उत्पन्न होती है, कौन सी बीमारी के कारण हमें किस बीमारी में कौन सा योग अभ्यास करना चाहिए, कौन सा योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभी हम आपसे बोल दें कि हाई बीपी के पेशेंट हैं, ठीक है। अब हाई बीपी को कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, हाई बीपी के पेशेंट को कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, इसीलिए वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। आप सब बताओ कौन से प्राणायाम करने चाहिए। सब योग कर रहे हैं, हमको लगातार पता है, डेली योग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं योग करते करते सो जाते हैं कि खो जाते हैं कि समाधि में चले जाते हैं, ये नहीं पता है। सो गए, खो गए कि समाधि में ही चले गए सब, ठीक है। नहीं, हंस के ही पढ़ना, योग का मतलब ही कि हंसना भी है और पढ़ना भी है, ठीक है। तो हमने पूछा कि अगर हाई बीपी समझ गए, ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो उसमें कौन सा
अभ्यास करना चाहिए? हमने प्राणायाम पूछा है, बोलेंगे प्राची कौन से प्राणायाम करना चाहिए? आई थिंक सुखासन, वज्रासन, भुजंगासन करना चाहिए। अब आते हैं किनके पास? प्राची के पास। पहले हमें बताओ, सुखासन वज्रासन ये प्राणायाम है कि आसन है? आसन है मैडम। हमने बिल्कुल आराम से क्लियर बोला है ना, हमने कहा था कि प्राणायाम बताना है, योग में प्राणायाम बताए कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। प्राची ये क्या है? आसन बताया आपने कि प्राणायाम। देखो वज्रासन, सुखासन, उसी में आसन लगा है, तो ये सब आसन हो गए। हमने प्राणायाम पूछा, तो कौन से प्राणायाम करने चाहिए? सब लोग अपनी समझ से बताओ, ताकि हम समझ पाए कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी कुछ काम के है आपकी कि नहीं है। बोलेंगे अनम्यूट करके बोलेंगे। अनुलोम विलोम। वज्रासन होता है तो पाचन तंत्र के लिए ना। अभी मेरा क्वेश्चन सब सुनेंगे, ऐसा नहीं सुनेंगे कि बात हो रही है नैनीताल की और बात कर रहे हैं हम लोग उड़ीसा की। ठीक, हमने प्राणायाम पूछा है, तो प्राणायाम कौन सा बोलेंगे निमा जी? अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए और अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कौन से करें? ये स्पेशल नहीं है। सही प्राणायाम क्या होगा? जिनको हाई बीपी के पेशेंट है, कितने लोग हैं ब्लड प्रेशर हाई होता है? अनिमा जी आपका हाई होता है? सूक्ष्म सूक्ष्म आसन दिए जाते हैं। एक मिनट, ये डॉक्टर करके आ रहे हैं, एक मिनट बोलेंगे, एक मिनट अनिमा जी आपके पास सूक्ष्म आसन किए जाते हैं मैडम, प्राणायाम और सूक्ष्म आसन बाकी नहीं किया जाता है। एक भी योग क्रिया में सूक्ष्म आसन ही खाली दिया जाता है। अगर हाई बीपी है तो उसको दूसरा कुछ दिया नहीं जाएगा उस वक्त में। पहले सुनेंगे, सूक्ष्म आसन नहीं होते, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। ठीक, सूक्ष्म आसन कभी नहीं होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। ठीक, पहली चीज करेक्ट करेंगे। दूसरा क्या है, हमने कहा था कि हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है, इसमें कौन से प्राणायाम, ये इसी बात के हम लोग नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम की एडवांस स्टेज का नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम है। जब सुबह करते हैं, हमें तो नहीं पता आप लोग को कौन करवा रहे हैं प्राणायाम वगैरह, आप लोग लेकिन बी अवेयर रहा करिए, पूछ लिया करिए कभी कभी बीमारियों के बारे में, कौन से रोगों में कौन सी चीज करनी है, ठीक है, या मेरी जो खुद की प्रकृति है उसमें कौन से योग करने हैं। तो समझ ले सभी लोग, यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो तो कौन से प्राणायाम करने चाहिए? शीतली और शीतकाली प्राणायाम। ठीक, शीतली प्राणायाम जी मैडम, जीभ को नाली टाइप बना के सांस लेके फिर, ठीक है, और शीतकाली जब दांत बंद है, ये शीतकाली, ये प्राणायाम किए जाते हैं, क्योंकि जब शरीर में गर्मी बढ़ी होती है तो ठंडक लाने वाले प्राणायाम किए जाते हैं। थोड़ा सा समझ आया सबको? ठीक, जबकि डेली कर रहे हैं योग, लंबे समय से कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने पीडीएफ में। सभी कल जहां से कंप्लीट किया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। हेलो मैम, कौन प्राणायाम बताएं? शीतली प्राणायाम और शीतकाली प्राणायाम। चलिए कुनी पढ़ेंगे आगे, या सविता जी आप ही पढ़े? कुनी अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे। जी, तीन पाचित उत्पादों का अवशोषण। अवशोषण वो प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लसिका में प्रवेश करते हैं। यह निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रिया विधियां द्वारा संपादित होता है। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, क्लोराइड, आयन आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रण प्रवणता पर निर्भर है, जबकि लैक्टोज और कुछ अन्य एमिनो अम्लों का परिवहन वाहक अणुओं जैसे सोडियम आयन की मदद से पूरा होता है। इस क्रिया विधि को सुसाध्य परिवहन कहते हैं। जल का परिवहन परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न पोषक तत्व जैसे एमिनो अम्ल, ग्लूकोज,
ग्लूकोज, मोनोसेकेराइड और सोडियम आयन विद्युत अपघटन का रक्त में अवशोषण इसी क्रियाविधि द्वारा होता है। वसाम्ल और ग्लिसरॉल अविलय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। सर्वप्रथम वे विलय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं, जिन्हें मिलेस कहते हैं। ये यहाँ प्रोटीन आस्तरित सूक्ष्म वसा गोलिका में पुनः संरचित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों लेक्टियोल में चले जाते हैं। ये लसिका वाहिकाएं अंततः अवशोषित पदार्थों को रक्त प्रवाह में छोड़ देती है। पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों जैसे मुख, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत में होता है, परंतु सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। अवशोषण सारांश अवशोषण स्थल और पदार्थ तालिका 1 में दिया गया है। अवशोषित पदार्थ अंत में ईतकों में पहुंचते हैं, जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। पाचक अवशिष्ट मलाशय में कठोर होकर स्तंभ मल बन जाता है, जो तांत्रिक प्रतिवर्ती क्रिया को शुरू करता है, जिससे मलाशय की इच्छा पैदा होती है। मल द्वार से मल का बहिष्क्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया है, जो एक बृहत क्रमाकुंचन गति से पूरी होती है। और पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं। आंत्र नालिका का स्रोत जीवाणुओं और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। आंत्र का संक्रमण परजीवियों जैसे फीताकुर्मी, गोलकुर्मी, सूत्रकुर्मी, वर्म, पिनवर्म आदि से भी होता है। पीलिया इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आंख पीत वर्णकों के जमा होने से पीले रंग के दिखाई देते हैं। वमन यह अमाशय में संग्रहित पदार्थों की मुख से बाहर निकलने की क्रिया है। यह प्रतिवर्ती क्रिया मेंडुला में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होती है। उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति होती है। प्रवाहिका आंत्र इबुमस की असामान्य गति की बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना प्रवाहिका कहलाता है। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है। कोष्ठबद्धता या कब्ज। कब्ज में मलाशय में मल रुक जाता है और आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। अपच इस स्थिति में भोजन पूरी तरह नहीं पचता है और पेट भरा भरा महसूस होता है। अपच एंजाइमों के स्राव में कमी, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन करने एवं मसालेदार भोजन करने के कारण होती है। सारांश मानव के पाचन तंत्र में एक आहार नाल और सहयोगी ग्रंथियां होती है। आहार नाल मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, मलाशय और मल द्वार से बनी होती है। सहायक पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय सहित और अग्नाशय है। मुख के अंदर दांत भोजन को चबाते हैं। जीभ स्वाद को पहचानती है और भोजन को लार के साथ मिलाकर इसे अच्छी तरह से चबाने के लिए सुगम बनाती है। लार में मंड या मांड स्टार्च पचाने वाली पाचक एंजाइम लार एंजाइम होती है, जो मांड को पचाकर माल्टोस डाइसैकेराइड में बदल देती है। इसके बाद भोजन ग्रसनी से होकर बलस के रूप में ग्रसिका में प्रवेश करता है, जो आगे क्रमाकुंचन द्वारा अमाशय तक ले जाता है। अमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। सरल शर्कराओं, अल्कोहल और दवाओं का भी अमाशय में अवशोषण होता है। काइम क्षुद्रांत के ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है, जहां अग्नाशयी रस, पित्त और अंत में आंत्र रस के एंजाइमों द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन पूरा होता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत जेजुनम और क्षुद्रांत इलियम भाग में जाता है। पाचन के पश्चात कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जैसे मोनोसेकेराइड में परिवर्तित हो जाते हैं।
अंततः प्रोटीन टूटकर एमिनो अम्ल में तथा वसा बसीय अम्ल में ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। आंत उत्पादों का पाचित आंत अंकुरों के उपकला स्तर द्वारा शरीर में अवशोषित हो जाता है। अपचित भोजन मल त्रिकांत्र कपाट द्वारा बृहदांत्र की अंधनाल द्वारा शरीर में अवशोषित हो जाता है, अंधनाल में प्रवेश करता है। इलियोसिकल कपाट मल को वापस नहीं जाने देता। अधिकांश जल बड़ी आंत में अवशोषित हो जाता है। अपचित भोजन अर्ध ठोस होकर मलाशय और गुदा नाल में पहुंचता है और अंततः गुदा द्वारा वही क्षेपित हो जाता है। उत्सर्जन तंत्र गुर्दा एवं इसके कार्य। रुकिए सविता, कल हमने पूरा डिफाइन किया था यहाँ तक, ठीक, कि कैसे हम लोग मुंह में भोजन जब लेते हैं तो कैसे अपने दांतों से चबाकर जीभ से जो सलाइवा निकलता है, जो रस निकलता है, उसके थ्रू अंदर ले जाते हैं भोजन को। और ये क्या है, विंड पाइप, जिसमें जो श्वास नली और आहार नली दोनों को एक साथ जोड़ता है। जब श्वास लेते हैं तो उस क्षण भोजन अंदर जाना रुकेगा, और जब भोजन अंदर जाता है तो श्वास एक क्षण के लिए रुकेगी। एक साथ जब दोनों काम करते हैं तो क्या होता है, हमको बहुत तेज से खांसी आती है, या हमारा जो खाना है, भोजन है, वो फंस जाएगा, या तो अंदर फंसेगा या तो बाहर फंसेगा। ठीक है, जो हमारे लिए हितकर नहीं है, किसी ना किसी तरह से हमारे लिए हानिकारक है। उसके बाद था कि जो हमने भोजन ग्रहण किया है तो वो भोजन किसके थ्रू, ये तो हमारा विंड पाइप हो गया। फिर इसके नीचे जो है वो आहार नाल है। आहार नाल, जो आहार नलिका है, वो सबसे बड़ी नलिका है, जो गले से शुरू हो रही है। अब ये यहाँ से भोजन को ले जाए, वो कहाँ तक जुड़ी है, एनस पार्ट गुदा द्वार तक। ठीक है, फिर जो भोजन हमने आहार नाल से नीचे ले जा रहे हैं पाचन तंत्र में, तो सबसे पहले कहाँ भोजन पहुंचेगा, आमाशय स्टमक में। ठीक, वहां 5 से 6 घंटे भोजन की प्रोसेसिंग होगी। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा, या ये बोले कि जो भोजन में हमारा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इन सबको अलग अलग किया जाता है। जैसे अभी हम लोग भोजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, दाल भी हम लोग ले रहे हैं, रोटी भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, सैलेड, चटनी, जो भी हमने भोजन में बनाया है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो वो हम सब एक साथ लेते हैं। दाल में क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, दाल में प्रोटीन है। दूध से बना अगर कोई प्रोडक्ट है, पनीर की सब्जी है या दही से रिलेटेड कुछ है, तो उन सब में क्या है, फैट है। ठीक है, फिर जितना गेहूं चावल है वो सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो इन सबको क्या है, जब हम भोजन चबा चबा कर सही से अगर दांतों से हमने चबाया है भोजन को, तो ये भोजन को डाइजेस्ट करने में, पचाने में पाचन तंत्र को सहायता देती है। और जब बहुत सारे लोगों को देखा है ना, इतना फास्ट भोजन करते हैं कि ऐसा लगता है भोजन खाया है कि निगल लिया है, जैसा नहीं लगता है दवा खा ली बस पानी के साथ अंदर चला गया। ठीक, तो वो क्या है, वो नुकसानदायक है। बाहर से तो लगा कि हमने जल्दी से भोजन कर लिया, लेकिन अंदर क्या होगा, उस भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, और आपका पेट, बड़ी आंत सब गड़बड़ हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो क्या है कि भोजन को अच्छे ढंग से यदि हम दांत से ही चबाकर अंदर ले जाते हैं, तो पहली सहायता हमने पाचन तंत्र की। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, सेकंड, कि अब जब एक बार भोजन हमारे आमाशय में, स्टमक में पहुंच गया है, तो इस स्टमक में पड़े हुए जो भोजन में 5 से 6 घंटे की प्रोसेसिंग होगी, जिसमें भोजन में जो हमने एक साथ भोजन लिया है, डाइजेस्ट लिया है, ग्रहण किया है, वो भोजन में से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये काम कहाँ हो रहा है, हमारे आमाशय स्टमक में हो रहा है। लेकिन ये तभी होगा पॉसिबल जबकि हमने एक बार जो भोजन ग्रहण किया है उसमें 5 से 6 घंटे की गैपिंग रखें। मोस्टली इस समय लोग क्यों बीमार हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अभी रिसेंट के 20 सालों में, कि हम एक बार भोजन ग्रहण करते हैं, 2 घंटे बाद फिर खा लेते हैं, फिर 2 घंटे बाद खा लेते हैं। अब से 20 साल पहले क्या एक नियम था घरों में, कि एक बार अगर खाना भोजन बन गया है, किचन साफ हो गई है, तो अब शाम को एक सेकंड चांस आएगा। ठीक है, मतलब भोजन की व्यवस्था 2 बार है खाने की।
और बहुत होगा तो कुछ नाश्ते में भले कोई चीज जो घर की है वो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन भोजन में ये नहीं चलता कि हर 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद भोजन के लिए सब तैयार बैठे हैं। ठीक है, इसीलिए क्या था कि तब लोग बीमार नहीं पड़ते थे। अभी क्या है 24/7 सब हमने उपलब्ध कर रखा, कुछ नहीं बनाने का मन नहीं तो जोमेटो जिंदाबाद, आराम से बस यहीं से फोन मिलाओ घर में आ जाएगा। ठीक है, सब चीज रेडी है। पहले ऐसा तो कुछ था नहीं, उठ के व्यक्ति को बनाना पड़ेगा, तो व्यक्ति एक बार सोचेगा कि बनाना है तो एक ही बार सही से बनाएंगे, फिर शाम को दोबारा बनाएंगे, दिन भर का काम नहीं करते। तो वो क्या वो अच्छा था। तो ये इसलिए कि भोजन एक बार जो भोजन लिया है उसके बीच में 5 से 6 घंटे की गैपिंग क्यों बोली जाती है, ताकि जो आमाशय में स्टमक में भोजन पड़ा है वो प्रॉपर तरीके से अपना प्रोसेसिंग करके कंप्लीट करके अपना कार्य फिर छोटी आंत में चला जाए। तो क्या होगा, तो हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, अदरवाइज हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा। फिर क्या होगा, जब भोजन हमारा स्टमक में था तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बहुत सारे एंजाइम्स क्या कर रहे थे, भोजन को सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पेप्टॉन में वो जो हमारा प्रोटीन है पेप्टॉन में, और जो हमारा ये है फैट है, ठीक है, और दूध से बनी चीजें वो सब कैसिनोजन ऐसे करके कई अलग अलग चीजें थी, ये सब अलग अलग तरीके से कन्वर्ट होके अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद क्या होगा कि वो भोजन कहाँ पहुंचेगा, सेकेंड नंबर पे छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेसिंग हो रही है, जो हमारा भोजन वहां से आ रहा है स्टमक से आमाशय से, अब वो हमारे और उनको किसकी किसकी सहायता चाहिए भोजन पचाने में, लीवर से क्या निकलता है, पित्त, बाइल जूस। ठीक, वो कहाँ इकट्ठा होता है, लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो इकट्ठा कहाँ होता है, कलेक्ट कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक, पित्ताशय। ठीक, बहुत सारे लोगों का सुनते हैं ना गॉल ब्लैडर को ऑपरेट कर दिया गया, वो कब होता है, जब वहां पर बहुत अधिक कैल्शियम लेने के कारण स्टोन बन जाते हैं तब। उसके बाद क्या किया कि जो गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और पैनक्रियास से इंसुलिन, दोनों हमारे जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, भोजन को का एब्जॉर्प्शन करने में, पचाने में, के पोषक तत्वों को सोखने में काम करते हैं। फिर छोटी आंत में क्या होगा, छोटी आंत का कार्य क्या है, भोजन के जितने भी आमाशय में क्या कार्य हुआ था, आमाशय में भोजन को जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को अलग अलग किया गया था। ये कार्य कहाँ हुआ था, आमाशय में। ठीक, आमाशय में कार्य क्या क्या हुआ कि जो हमने भोजन ग्रहण किया था उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। 6 कंपोनेंट थे हमारे डाइट के, कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन और वाटर। ठीक, तो अब क्या हुआ कि 3 को तो वही प्रोसेसिंग हो गई। इसके बाद भोजन आगे की ओर बढ़ा, जिसमें मिनरल्स भी हैं, वो जो अब अलग अलग भोजन कर दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स में वो, और इसके बाद जो 3 और बच रहे हैं, 3 कौन कौन से बच रहे थे, मिनरल्स, विटामिन और वाटर, सब कहां पर पहुंचे, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सपोर्ट कर रहे हैं हमारे, जो हमारा लीवर से बाइल जूस निकला है, गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता है, फिर गॉल ब्लैडर जितनी भोजन को पचाने में सहायता चाहिए होती है उतना वो सप्लाई करता है। तो लीवर, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और पैनक्रियास से इंसुलिन, ठीक, ये सब छोटी आंत को सहायता कर रहे हैं। तो छोटी आंत क्या करती है, जितने भी पोषक तत्वों की एनर्जी को सोखने का कार्य कौन करता है, छोटी आंत करती है। ठीक, सारी पोषक तत्वों की एनर्जी कौन सोख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होगा, इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां क्या होगा कि जितने हमारे सॉलिड चीजें थी उनका पोषण का वो पोषक तत्व कहाँ सोख लिए गए, एब्जॉर्ब कहाँ किया गया, छोटी आंत में। अब जो जल में, जैसे जल है हमारा लास्ट, जल में जितने भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जितने भी हमारे पोषक तत्व जल में बचे हैं, वो सब पूरा भोजन पहुंचाया गया बड़ी आंत में। बड़ी आंत में केवल जल को सोखा जाता है, ये जल में जो पोषक तत्व हैं उन सबको बड़ी आंत सोख लेती है। ठीक है, सॉलिड वाले छोटी आंत में पोषक तत्व लिए, जल वाले लिक्विड पार्ट में जितने पोषक तत्व थे वो बड़ी आंत ने लिए, लार्ज इंटेस्टाइन ने लिए। अब क्या होगा कि अब
केवल वेस्ट मटेरियल जो खाली पार्ट बच गया है, जिसमें अब कुछ नहीं बचा, वो सब कहाँ जाएगा? रेक्टम मलाशय में, ठीक, वहां कलेक्ट होगा। फिर क्या होगा? जब हमारे शरीर, हमारा ब्रेन, जब वहां पूरा मल इकट्ठा हो जाएगा वेस्ट मटेरियल भोजन का, फिर हमारा ब्रेन सिग्नल देता है। तो जब हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो ये कब होता है? जब ब्रेन सिग्नल दे रहा है तब हम फ्रेश होने जाते हैं। लेकिन वही लोग सही से फ्रेश होते हैं, उन्हीं का पाचन तंत्र ठीक से काम करता है, उन्हीं का मलाशय से मल सही निकलता है, जिन्होंने रात में टाइम से नींद ली होती है। यदि आप 10 बजे सोते हैं और सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं, तो ही आपके बॉडी के प्रत्येक सिस्टम काम करेंगे। यदि आप रात में समय से नहीं सोएंगे और सुबह सूर्योदय के बाद उठेंगे, तो आप देख लेंगे कि थोड़े समय के बाद आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये कार्य जब हमारा रेक्टम में जो मलाशय में मल इकट्ठा हुआ है, उसको ब्रेन ने सिग्नल दिया। मॉर्निंग के टाइम में कुछ लोग 2 बार फ्रेश होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सिग्नल मिलता है। तो वो सिग्नल से क्या होगा कि फिर हम फ्रेश होंगे, तो एनएस पार्ट गुदा द्वार से हमारे शरीर का भोजन का वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा। ये प्रोसेसिंग कहाँ से शुरू हुई थी पाचन तंत्र की? दांतों से शुरू हुई थी, मुख से, और कहाँ खत्म हुई है? जहां से जैसे शुरू हुई थी वैसे ही हमारे शरीर से भोजन का जो वेस्ट मटेरियल था, सभी पोषक तत्वों को सोखने के बाद वो भाग हमारे गुदा द्वार से बाहर आया। ठीक, मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा तो आपको समझ में आया हो। अब इससे सरल हमें नहीं लगता अब आपको कोई समझाएगा। ठीक, पीडीएफ में सब पढ़ के बता देंगे, समझाने में बहुत टफ होता है ये सरल शब्दों में, क्योंकि ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, इसको एकदम एक सिस्टम से समझाना थोड़ा कठिन होता है। तो हमने जितने सरल शब्द हो सकते तो पूरा एक साथ कनेक्ट किया, लेकिन ये तब आपके काम का है जब आप बैठा करो तो थोड़ा एनालाइज कर लिया करो आप सब कि कैसे हम भोजन कर रहे हैं, फिर क्या हमने पहले किया, भोजन कैसे हमारे अंदर जा रहा है, कहाँ कितने घंटे भोजन पच रहा है, फिर अमाशय से भोजन कहाँ गया? छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में। लीवर का क्या कार्य था? बाइल जूस को देना, पेंक्रियाज का इंसुलिन को देना। फिर छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ गया? बड़ी आंत में। क्वेश्चन पूछा जाता है भोजन का के पोषक तत्व कौन सोखता है, कौन लेता है? छोटी आंत। भोजन में से जो जल तत्व से पोषक तत्व कौन लेता है? बड़ी आंत। भोजन 5 से 6 घंटे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट में अलग अलग कहाँ होता है? अमाशय में। ठीक, भोजन का वेस्ट मटेरियल कहाँ इकट्ठा होता है? रेक्टम मलाशय में। ठीक, भोजन लेने का जो पूरी नली है हमारी आहार नाल, वो कहाँ से शुरू हो रही है? मुख से शुरू होके कहाँ तक? एनएस पार्ट गुदा द्वार तक जा रही है। ठीक है, ये सब मैम पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? पूरी प्रोसेस में अगर हमने आज भोजन लिया है तो पूरा 24 घंटे का टाइम लगे सुबह होते हुए। और यदि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, पाचन तंत्र, हमारा सोने जगने का टाइम बिल्कुल फिक्स्ड है कि रात में सही से सोए टाइम से 9 से 10 के बीच में सबसे अच्छी नींद कौन सी मानी जाती है हमारे बायोलॉजिकल? 9 बजे से 10 बजे तक की। 9 से 10 बजे की नींद सबसे अच्छी नींद मानी जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक है ये पूरा। और जो सुबह है वो जब हम अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले उठ जाए, ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अनुसार हमारा 24 घंटे में हम फ्रेश होते हैं। और यदि हम हमारा रूटीन प्रॉपर यही बना हुआ है 9 से 10 सोने का, सूर्योदय से पहले उठने का, तो मुश्किल से 1 साल भी जो लोग इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो उनका रूटीन किस में आ जाएगा? वो 12 घंटे में उनका पेट साफ होता है। मतलब सुबह जो भोजन लिया वो शाम को फ्रेश हो जाएंगे, जो शाम को लिया है वो सुबह फ्रेश हो जाएंगे। ऐसे लोग सबसे हेल्दी और हैप्पी दिखाई देते हैं, क्योंकि भोजन जब आपका सही से पचता है तभी आपके चेहरे पर प्रसन्नता आती है और चेहरे पर चमक आती है। अदरवाइज इस दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र गुर्दा एवं इसके कार्य। प्राणियों द्वारा शरीर में निर्मित हानिकारक एवं विषैले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से विसर्जित करने की जैविक प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर की कोशिकाओं से उपापचय के फलस्वरूप शरीर में एकत्रित जटिल यौगिकों अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का विघटन होता है
और कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है जिसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थों का लंबे समय तक शरीर में रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए शरीर विभिन्न अंग समूहों के माध्यम से इन पदार्थों का शरीर के बाहर विसर्जन कर देता है। इस प्रक्रिया में शामिल अंग समूहों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थों का वर्गीकरण। प्राणियों के उत्सर्जी पदार्थों में कोई बात नहीं, कुनी आप पढ़ दो। सविता जी कुछ दिक्कत हो रही, कुनी आप पढ़। कुनी का भी कुछ प्रॉब्लम। अनिमा जी आप पढ़िए। उत्सर्जी पदार्थों का वर्गीकरण। प्राणियों के उत्सर्जी पदार्थों में उपस्थित तत्वों के आधार पर उत्सर्जी पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ। कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इन पदार्थों के कोशिकाओं में अधिक समय तक रहने के फलस्वरूप अम्ल निर्माण के कारण कोशिकाओं की क्षति होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन क्रिया में निर्मित होती है। श्वसन तंत्र के माध्यम से इसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। जीव जंतुओं के द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी उपशिष्ट पदार्थों में मुख्यतः अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। इसमें अमोनिया सबसे अधिक विषैली पदार्थ है जिसके उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, जबकि यूरिक अम्ल अपेक्षाकृत कम विषैली पदार्थ है तथा इसके उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। उत्सर्जन तंत्र के प्रकार। विभिन्न प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित के लिए किए जाने वाले उपशिष्ट पदार्थों के आधार पर उत्सर्जन के तीन प्रकार होते हैं। एमोनिया उत्सर्जन, यूरिया उत्सर्जन, यूरिक अम्ल उत्सर्जन। एमोनिया उत्सर्जन। अधिकांश अस्थिर मछलियां, बोनीफिश, टेप्लोल एवं जलीय कीट नाइट्रोजन युक्त उपशिष्ट पदार्थों का एमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। उसकी इस प्रकृति को एमोनिया उत्सर्जीकरण कहते हैं। अमोनिया के अणु जल में शीघ्रता से घुल जाते हैं, इसलिए वे आसानी से झिल्ली अवरोधकों को पार कर लेते हैं। कोमल शरीर वाले अकशेरुकी प्राणियों में अमोनिया शरीर की संपूर्ण सतह से निकलकर चारों ओर स्थित जल में घुल जाती हैं। मछलियां में एमोनिया का उत्सर्जन क्लोम के द्वारा गिल के द्वारा होता है। एमोनिया के उत्सर्जन में वृक्क की भूमिका बहुत कम होती है। यूरिया उत्सर्जन। वह जंतु जिनमें शुष्कन की आशंका बनी रहती है तथा स्थलीय आवास में अनुकूलन के लिए जल की हानि से बचने के लिए जंतु कम विषैले नाइट्रोजन उपशिष्ट पदार्थ यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। कोशिकाओं के लिए एमोनिया अत्यंत हानिकारक होती है, जबकि कोशिकाएं यूरिया की अति सांद्रता को सहन कर सकती है।
क्योंकि यूरिया अमोनिया की अपेक्षा लगभग 1,00,000 गुना कम हानिकारक होता है। स्तनधारी और अधिकांश वयस्क उभयचर जो कि स्थलीय है तथा अनेक समुद्री मछलियां और कछुए जो कि अधिपरासरणी वातावरण में जल संरक्षण की समस्या का सामना करते हैं, वे यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यकृत में यूरिया का निर्माण एक उपापचयी चक्र द्वारा होता है। उपापचयी जिसे मेटाबॉलिक रेट बोलते, उपापचयी चक्र के द्वारा होता है, जिसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया का निर्माण करते हैं। परिसंचरण तंत्र के द्वारा यूरिया को वृक्कों तक पहुंचाया जाता है, जहां से इसका उत्सर्जन होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जन। बस अब रुकेंगे अनिमा जी, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे मंडे को। आज आप लोग एक होमवर्क नोट करेंगे सब, जो हमने आपको 4 डेज की रिकॉर्डिंग कर, जो क्लासेस है मेरी रिकॉर्डेड, उनको सब ध्यान से सुनेंगे, ठीक। उसको सब ध्यान से सुनेंगे। यदि आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आगे की चीजें आपके माइंड में वर्क करेंगी, ठीक। एक बार 2 दिन आपका ऑफ है, एक बार उसे ध्यान से सुनेंगे और फिर जो आपका अभी आपने पीडीएफ पढ़ा है जहां तक, उसे क्या करना है, जैसे कहानी पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, बस ऐसे 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल वे में समझ में आ जाएंगी। और फिर हम लोग अब जब मंडे को पढ़ेंगे तो कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे, ठीक है। इतना करके ताकि ऐसा लगे कि सच में आप पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं पास कर रहे हैं, ठीक। हम बार बार ये बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आता, बाद में जब योग टीचर बनेंगे जाकर तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे, बस केवल यही बोलेंगे अब वज्रासन, पर्वतासन क्यों करें, किस लिए करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कुछ नहीं बताएंगे। ये तभी बताएंगे जब खुद पढ़ा होगा और अपने शरीर में उसको अनुभव किया होगा, ठीक है। चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठर्षु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm.